प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कनाडा में रियल एस्टेट और मॉर्गेज बिज़नेस के हवाले से, और इस पर हम एक तो ये देखना चाहेंगे कि कनाडा में ये बिज़नेस किस तरह से होता है, कनाडा में जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो कोरोना की वजह से कितना मुतासिर हुआ है, फिर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, अगर रियल एस्टेट के बिज़नेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमारा मौजूद रहेंगी। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब शेख साहब, जो एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया हसीब शेख साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अमरीन हिना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं। अमरीन साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले हसीब शेख साहब ये बताइए कि नॉर्मली किस तरह से रियल एस्टेट का बिजनेस कनाडा में किया जाता है, और अगर आप पाकिस्तान के कंपैरिजन में बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों को और भी समझ आ जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए, तो पाकिस्तान में जब हम लोग पहले की बात करते हैं तो पहले एक था कि हम लोग बयाना देते थे, बियानामा देते थे, और 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हम बैलेंस अमाउंट पे करके तो अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लेते थे। तो इस तरीके से मोस्टली पाकिस्तान में यही ट्रेंड है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बयानामा के बाद आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं। लेकिन जैसे अब पाकिस्तान में भी वही तरीका आ गया है जो कि हमारे यहाँ पे है। यहाँ पे भी पहला तरीका है कि आपके पास अगर अमाउंट है तो आप दे के अपना घर अपने नाम पे करवा लो। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका जो ज़्यादा राइज है वो ये है कि जब आप अपना घर लेना होता है तो आप उसके लिए मॉर्गेज करवाते हो। आप उसके लिए एक डाउन पेमेंट, आप एक घर जब खरीदते हो तो आप उसके लिए एक डिपॉजिट जिसे डाउन पेमेंट कहा जाता है वो दे देते हो। उसके बाद आप बैंक से मॉर्गेज अप्रूवल ले लेते हो, और वो जब आपकी अप्रूव हो जाती है तो सेलर को वो वाली पेमेंट जो है वो बैंक दे देता है, और आप अपने घर के अंदर मालिक बन के अंदर चले जाते हो। जबकि वो घर जो है बैंक का होगा, लेकिन आप उसकी अक़सात दे रहे हो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कहीं पे आपने 20 साल, कहीं पे 25 साल, कहीं पे 30 साल। तो इस ड्यूरेशन में फिर आपका क्या हो गया कि आप जायदाद के मालिक हो। जैसे अब आपने कहा कि पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तनाजुर में यहाँ पर भी वैसे ही है कि रियल एस्टेट में 2 चीज़ें मेन हैं, बेसिकली 3 हैं। एक तो है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और दूसरी है कमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ पे हम लोग कमर्शियल बिजनेस करते हैं, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड, कि ये तीसरी टाइप है कि भाई जहाँ पे एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं, कल्टीवेशन करना, फार्मिंग करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं यही रियल एस्टेट का हिस्सा हैं। और हम लोग यहाँ पर कनाडा में काफ़ी देर से मैं अपने चाहने वालों को जो है वो रियल एस्टेट के जो हवाले से है अपनी बेस्ट जो अपना है सर्विसेज दे रहा हूँ। और जो भी है हम लोग कनाडा का एक अजाफी में बात करूँगा, असल वो ये है कि कनाडा जो मार्केट है ये वन ऑफ द सेफेस्ट मार्केट क्रॉस द वर्ल्ड है इन रियल एस्टेट एंड इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, इवन वो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स नहीं हैं, लेकिन तब भी उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए हैं कि यहाँ का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है उसमें सबसे बड़ा है सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी है कि अगर कोई भी बंदा ले रहा है तो उसको गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे किसी भी बंदे को वो नहीं इंफॉर्मेशन दे सकती। यहाँ तक कि हस्बैंड की इंफॉर्मेशन वाइफ को भी नहीं दी जा सकती जब तक कि वो ऑथराइज ना करे। तो यहाँ पर ये है कि रियल एस्टेट सेफेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि ज़मीन का भाव कभी कम नहीं होता। ये तो आपने भी देखा होगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ज़मीन का भाव भी कम नहीं हो रहा, लेकिन जो बंदे डॉलर्स में ले रहे हैं उनका इन्फ्लेशन भी, उनको वो डॉलर का और पाक रुपीस का जो हमेशा डिफरेंस चल रहा होता है वो भी आप पे इफेक्ट नहीं करता। जी ठीक है, चलिए मैं इस पर मज़ीद बात आपसे करता हूँ, लेकिन अमरीन साहबा ये बताइए कि जैसे अभी बताया भी हसीब साहब ने कि मॉर्गेज के ज़रिए से या उसके थ्रू बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया अप्रूवल का क्या होता है? यानी ज़ाहिर है हर
शख्स तो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाता होगा बैंक से, उसकी पेइंग कैपेसिटी को भी देखा जाता होगा, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले असद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे पाकिस्तानी बहन भाइयों की भी खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि हमारे बहुत से पाकिस्तानी बहन भाई जो वहाँ बैठे हैं और कनाडा आना चाहते हैं, यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने मॉर्गेज लेनी है तो उसके लिए क्या मेन फैक्टर्स है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये जरूरी नहीं है ये कैनेडियन सिटीजन या पीआर कार्ड होल्डर्स जो है वो ही मॉर्गेज ले सकते हैं, बल्कि फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो है वो भी मॉर्गेज ले सकते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें ये बात आएगी, मैं बात करूंगी इस हवाले से कि पीआर कार्ड या सिटीजन जो है यहाँ के, उनके लिए तो जाहिर है क्योंकि वो उनका यहाँ पर एक लीगल स्टेटस है, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, जबकि फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, फिर हमें उनका प्रूफ ऑफ इनकम जो है कि उनकी एक इनकम जो है थ्रू आउट उनकी एक इनकम आ रही है वो दिखाना होता है। और इसके अलावा आपने ये दिखाना होता है कि आपके पास डाउन पेमेंट देने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई है। ठीक। तो इन 4 चीजों को देख के कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम क्या है और आपके पास कितनी डाउन पेमेंट पड़ी है, ये चीजें शो करना। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैनेडियन मार्केट में क्वालिफाई करना जो है बहुत आसान है, और इसके लिए हमारे कुछ भाई जो समझते हैं कि पता नहीं क्या करना होगा, हवा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी के साथ ये चीजें क्वालिफाई हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। ये तो साथ में उसकी आपने कहा कि डाउन पेमेंट देखी जाती है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। अगर किसी की जो कैपेसिटी है, यानी आप समझिए कि उसके पास पैसे कम हैं और वो जो है अभी फौरी तौर पर कोई डाउन पेमेंट या वो तो अरेंज कर लेता है जो उसने अभी यकमुश्त अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है वो उस तरह से नहीं है, तो कोई मुतबादल रास्ता उसके पास होता है कि किसी और तरीके से वो कम्पीट कर सके? देखिए, ये सब डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे। अब इसके लिए बहुत से रास्ते तो बहुत से निकल आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है और किस तरह से आपकी इनकम आ रही है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो रास्ते तो बहुत से निकल जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर सिचुएशन जो है वो अलग होती है, तो हर सिचुएशन के लिए हमें उनके वो देख के सारा कुछ तो फिर उसका जो है वो रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपके पास डाउन पेमेंट है इनफ कि आप वो दे लें, तो उसके लिए ज्यादा इजी है कि आप आगे जो है मजीद क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं। लेकिन हसीब साहब, ये बताइए कि 2 तरह से लोग ज़ाहिर है 2 मकासद के लिए प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। एक तो वो लेते हैं कि ख़ुद के रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है वो घर लेना चाहते हैं, जिनके पास दफ्तर नहीं है वो दफ्तर लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उससे पैसे कमा सकें। आज ख़रीद लें, कल को कीमतें बढ़ जाएंगी और कल को आप महंगे दामों बेच के आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, और इसके लिए आप स्टडी करते हैं उस मार्केट की कि किस मार्केट में गुंजाइश मौजूद है, कीमतें बढ़ रही हैं और कहाँ पर स्टेबल हो गई हैं। क्या इन फैक्टर्स का वहाँ पर भी ख्याल रखता है? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ पर कीमतें बढ़ने की जो शरह है वो कैसी है, और क्या वो वेरी करती है मुख्तलिफ एरियाज़ में? जी, ये असद साहब आपने बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन किया है। सिंपल है, जैसे मैं पाकिस्तान के तनाजुर में देखता हूँ कि एक अगर आप लाहौर में प्लाट देख रहे हो और अगर आप वही कहो कि जी मैं उसको सराय आलमगीर में प्लाट देखूं तो वही रेट मिल जाएगा या उसकी ग्रोथ के चांस वही होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे ही लफ्ज़ ले लिए कि कुछ लोग घर रहने के लिए लेते हैं और कुछ लोग प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं। जब यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर जो एवरेज है, अगर राइट लोकेशन पे लिया हुआ है घर, तो वो नो डाउट कि यहाँ से +5-10% से भी ज़्यादा ग्रोथ। इस वक्त आपको पता है कि अगर पिछले ये पेंडेमिक का करके कोविड-19 में लोगों ने कहा जी मार्केट बैठ गई, मार्केट ये हो गया, मार्केट का वो हो गया। कैन यू बिलीव कि
अभी तक हमारे हॉर्स शू एरिया में 90% घरों पे मल्टीपल ऑफर्स चल रही हैं। मल्टीपल का मतलब ऐसे है कि अगर आप गए, आपने कहा जी मैंने $1 मिलियन का घर लेना, तो दूसरा बंदा आगे कहता है मैंने 1.1 मिलियन का लेना है, और तीसरा बंदा आगे कह रहा है मैं 1.15 का ले रहा है। तो एक एक घर के ऊपर बिड चल रही है। तो इस वक्त मार्केट, लोग समझ रहे हैं कि कोविड की वजह से मार्केट फ्लॉप हो गई है, जबकि मार्केट ने उस बैकलॉग को और दूसरे फैक्टर्स की वजह से मार्केट इतनी ग्रो हुई है। और ये हमेशा ही है, हम लोग समझते हैं कि ये बबल है, लेकिन ये बबल पिछले 5-6 साल से कोई टूट नहीं रहा, ये ग्रो हो रहा है। और जैसे अब अभी आपने कहा कि जो बंदे घर लेते हैं रहने के लिए, तो एक तो उनके लिए अपने लिए भी है कि आज जो भी वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर 3-4 साल के बाद वो बेच रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और मैंने अपने एक नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनको 1-1, 2-2, 3-3 साल के बाद ही उनके घर हमने जब बेचे हैं, तो वो लाख, 2-2, $2.5 लाख भी उन्होंने उन घरों से कमाया है। और जैसे अभी आपने कहा कि जी आप ओबियसली बच्चे छोटे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स कम है, तो आप छोटे घर में चले जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है, तो आप बड़े घर में जाते हो। लेकिन जब भी आप मूव होते हो तो आप वहाँ से कैपिटल गेन करके जाते हो। जहाँ पे आपका सवाल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 किस्म की है। एक नंबर पे है कि लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर वो अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, जो कि हर वक्त किराए पे चढ़ जाते हैं। इजी है क्योंकि हाई राइज ऑलमोस्ट वहाँ पे बनता है जहाँ पे वर्क प्लेसेस, ट्रेन और बसेस और कम्यूट सिस्टम बहुत करीब है, तो उसके वजह से। दूसरे नंबर पे ये है कि लोगों ने घर ही एक और ख़रीदा हुआ है और उसको किराए पे दिया हुआ है। उस घर से इतना किराया आ जाता है कि वो अपनी मॉर्गेज, अपना प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह पे करने के बाद भी ये जो लैंडलॉर्ड होता है उसको कुछ पैसे बचते भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। और जैसे भी आपने कहा इन्वेस्टमेंट, मैंने ये पहले रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे छोटी बिल्डिंग्स मिल जाती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाती हैं जिसमें 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 50 अपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस के पास होती हैं। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उन बिल्डिंग्स को लेके उनको किराए पे दे देते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और जैसे अभी मैडम अमरीन ने बताया था कि मॉर्गेज के लिए हर प्रोग्राम को आपने खुद क्वालिफाई करना होता है और पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। जब आप घर के लिए, अपने घर के लिए लेते हो तो आपका पैरामीटर डिफरेंट है। जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो आपका पैरामीटर मॉर्गेज का भी और डाउन पेमेंट का भी डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह बिल्डिंग जब आप लेते हो तो बिल्डिंग में क्योंकि रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे 20 टेनेंट्स हैं, तो कोई पता नहीं एक अगर छोड़ जाता है तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो हिल जाता है। तो अगर 2-3 छोड़ जाए तो बैंक को भी ये देखना होता है कि भाई उसका रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। तो इसी तरह बिल्डिंग्स में भी डिपॉजिट स्ट्रक्चर, उसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। लेकिन कंपेयरिंग टू अभी आपने जो लास्ट अपने क्वेश्चन में बताया था कि डॉलर के हिसाब से या करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से, तो जैसे आप पाकिस्तान में डॉलर की कीमत इस वक्त हमारे कैनेडियन डॉलर की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 125 से 130 तक है। तो लेकिन जिन लोगों ने जब ये लिया था तो वो 70 के हिसाब से भी लिया था। जब मैं कनाडा में आया था उस वक्त डॉलर की कीमत जो थी, लेकिन आप इसको तो प्रॉफिट काउंट नहीं करते ना जी। आपने उस वक्त अगर लिया, उस वक्त करेंसी की वैल्यू डिफरेंट थी और अब करेंसी चेंज हो गई है करेंसी की, वो तो आप इन टर्म्स ऑफ मनी भी अगर आप अपने पास सेविंग रख लेते तो शायद वो बढ़ी जाती। यदि आप डॉलर्स खरीद के रख लें तो वो डॉलर्स बढ़ी जाएंगे। तो वो तो ये इसको तो आप शायद प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे ना, आप प्रॉफिट उसको काउंट करेंगे जिसने प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो चेंज आया है। एम आई राइट सर? यही बात करने लगा था। जैसे 2 साल पहले 2018 में के शुरू में हमारा कैनेडियन डॉलर जो था वो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का था। तो अब जिन्होंने 70 रुपीज़ के हिसाब से लिया, 4 लाख की प्रॉपर्टी ली, $4 लाख, $5 लाख की ली, आज वही प्रॉपर्टी $900,000, $800,000 की है। तो 2 साल में उनका
$3 लाख की कीमत बढ़ी है, $2 लाख की कीमत बढ़ी है। वो रुपयों में आपने कन्वर्ट करना है, हमने नहीं वो कन्वर्ट करना। ठीक है। तो जब आप आज के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हो 130 के हिसाब से, तो आप देखते हो कि भी आपका तकरीबन अगर 2 लाख है तो आपके वे भी 2,60,00,000 रुपए बच गया। ठीक है। लेकिन हम तो डॉलरों में बात कर रहे हैं, लेकिन यही मैं बात कहना चाह रहा था कि अगर आपने, क्योंकि सवाल के शुरू में कहा कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करता हूँ, जी जी जी। तो पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली थी, वो आज जो है वो 1,30,00,000 की नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि ये इस ड्यूरेशन में 2018 से लेके अब तक जो भी चल रहा है उसमें प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ी नहीं है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे डॉलर अमाउंट के साथ, तो आज जो 1,30,00,000 की बिक रही है तो उसको फिर आखिर में $1,00,000 ही वापस आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप करते हो तो ये आपको डॉलर अमाउंट भी बढ़ रही है और आपका जो है पाक रुपीज में भी आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए हम जो यहाँ के लोग हैं, हम अपने दोस्तों को, अपने मेहरबान जो दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं वो चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ली जाए। और बहुत से लोग जो कि बैक होम में बैठे हुए हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं, ख़ास तौर पे मैं एक कम्युनिटी को असद भाई आपसे एक सेकंड लेके बात करूँगा, वो है हमारी वो कम्युनिटी जो गल्फ कंट्रीज़ में बैठी हुई है, जो अरब कंट्रीज़ में बैठी हैं, वो अकामा पे बैठी हुई हैं। वहाँ पे अकामा के बाद जब भी उनके पास पेमेंट तो है, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी पैसे भी जमा किए हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें वो सेफ जोन मिले जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो सेफ जोन के लिए हम उस खास कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कनाडा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। मैं अगर आपको इंटरप्ट करूं और उसके लिए माजरत चाहूँगा, और ये मैं चाहूँगा कि ये सस्पेंस भर के आप बताना चाह रहे हैं उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो सेफ जोन कौन सा है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस बात को जानने से पहले मैं अमरीन साहिबा से मॉर्गेज के हवाले से कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। हम रियल एस्टेट के हवाले से और मॉर्गेज के हवाले से बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को आप किस तरह से ख़रीद सकते हैं, मॉर्गेज का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह से फॉलो होता है। अमरीन हिना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हसीब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन साहब, मुझे ये बताइए, एक तो मॉर्गेज के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, यानी बैंक्स के शरह सूद से वे पैसे वापस लेते हैं, और क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत एक जैसा है या ये वेरी करता है बैंक टू बैंक या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। तो इंटरेस्ट रेट जो है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जो है, क्योंकि कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत डाउन है, इसलिए इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है ये। क्योंकि मॉर्गेज जो है वो इससे पहले जो था इंटरेस्ट रेट 3.5 तक पहुंच चुका था, जो कि अब कम होकर 2.5, लेकिन 2 भी है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिफिकेशन। मैं बार बार एक वर्ड यूज करती हूँ कि ये आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, और ये बैंक के थ्रू भी मिल सकता है। इसके अलावा प्राइवेट लैंडर्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो हर एक का जो है। और ये फिक्स रहता है, जैसे कि जिस दौरानिये के लिए आपने वो लोन लिया है, मॉर्गेज लिया है, जितने साल के लिए लिया है, ये इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है? इंटरेस्ट रेट जो है ना जी, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लिया। ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कि आप उसको फिक्स करवा लेते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए, और फिर उसके रिन्यू होने पे आपको दोबारा नेक्स्ट जो है नया इंटरेस्ट रेट मिलेगा। या फिर आप अपना जो है वो वेरिएबल, इसको कहते हैं हम, कि आपने एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रखा है जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट जो है, मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ साथ वो वेरी करता रहता है। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं, आप कैसे एडवाइस करती हैं, फिक्स के लिए या वेरिएबल के लिए, या पर्सन टू पर्सन आप डिफरेंट आप सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। क्योंकि आजकल मैं आपको कहूंगी कि अक्सर, क्योंकि पहले से काफी लो हो रहा है, तो जिन्होंने 3% पे या 3.5% पे लिया हुआ था और वेरिएबल था, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया कि उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो लो हो गया। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त ये चीज जो है वो फिक्स करवा दी थी विद इन 3 इयर्स या 5 इयर्स के लिए,
तो उनको क्या है, उनको अब क्योंकि उनका फिक्स रेट हो चुका है। ये आई गेस आपकी असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, यानी जैसे अभी इस वक्त अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो हुआ है तो फिर फिक्स नहीं करवाना चाहिए शायद, फिर फिक्स करवा लेना चाहिए, फिर आप इसको वेरिएबल ना रखें क्योंकि ये मजीद गिरने के इम्कानात नहीं है, ये बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। देखिए, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा। अच्छा, बेसिकली लोग अपनी ईज के लिए, बहुत से लोग जो हैं कि हमें, उनको पता होता है कि हमने इतनी इनकम जो है मॉर्गेज की देनी है, इसलिए वो उस रेट को फिक्स कर लेते हैं ठीक है, कि ज्यादा हो कम हो, उनको पता हो, प्लान कर सकते हैं वो, मॉर्गेज हर महीने हमारे अकाउंट में से जानी ही जानी है जी। कुछ लोग इस नजरिए से सोचते हैं और कुछ लोग इस नजरिए से भी सोचते हैं कि हम इसको क्योंकि मैनेज कर सकते हैं, कि ये ज्यादा भी हो तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और कम होने पर भी क्योंकि वो रिस्क फैक्टर इसमें आ जाता है। लेकिन सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वालिफिकेशन, तो खैर है ही, लेकिन क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रेट में जाना जो है वो बेहतर समझता है। बिल्कुल ठीक है। एक इम्पोर्टेंट एक चीज आपको, जी प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ जी, एक चीज बताऊंगी, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये सिर्फ बैंक ही देते हैं या कुछ और भी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक जो है वहाँ से उनको कहा जाता है कि वो है ए लेंडर। ए लेंडर का मतलब है कि सबसे पहला जो है वो कंसिडर किया जाता है बैंक को, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बाकी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर सम रीजन, फॉर सम रीजन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या आपकी डाउन पेमेंट या आपका समझ लें कि इनकम जो है, प्रूफ ऑफ इनकम या कुछ भी ऐसा कोई फैक्टर आता है, तो कई दफा हमें जो है वो बी लेंडर के पास भी जाना पड़ता है। बी लेंडर क्या है? दे आर द इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अ लिटिल बिट हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है मॉर्गेज दे देती हैं। ठीक है। और तीसरे नंबर पे प्राइवेट लेंडर भी होता है जिनका बहुत हाई होता है, और हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि प्राइवेट लेंडर पे जाएं, क्योंकि मकसद ये होता है कि आपका मकसद यही नहीं है कि आप घर ले लें, इसके बाद ये है कि आपने अपनी मॉर्गेज को जो है मेंटेन भी करना है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो फिर बाद में मेंटेन नहीं कर सकते हाई इंटरेस्ट लेने की वजह से, क्योंकि वो किसी सही प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, और हाई इंटरेस्ट पे वो शौक में घर तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो है वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर मुसीबत डाल जी। तो इन चीजों को मद्देनजर, ये मेरा बड़ा एक आपसे ज़रूरी सवाल है जो मैं अब आपसे करना चाहता हूँ, और वो यही है, इससे मुतालिक है कि अगर किसी ने मॉर्गेज किया और एक प्लान ले लिया और वो उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सका और वो पे बैक नहीं कर सका, पेमेंट नहीं कर सका, तो बैंक या जिससे भी वो मॉर्गेज किया गया है, जिससे भी लोन लिया गया है, वो उसके साथ क्या सलूक करेगा और किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट होती है, वो क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल पैदा होगा। ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन मैं वापस आ गई आप इसका जवाब आपसे जानता हूँ। पहले मैं हसीब साहब के पास जाता हूँ। हसीब साहब, आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ जोन का जिक्र कर रहे थे, ज़रा बताइएगा कौन सा है सेफ जोन इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, जैसे कि सेफ जोन की आपने बात की और अभी अमरीन बता रही थी आपको ये मॉर्गेज का ड्यूरेशन का, इसमें मैं थोड़ा सा एडअप कर देता हूँ, क्योंकि ये चोली दामन का साथ होता है ना हमारा मॉर्गेज के साथ। अगर तो कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या वो ऐसी मार्केट में ले रहे हैं कि जहाँ पे फौरी तौर पे उनको ये डाउट है कि भी मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली है जो कि बहुत सस्ती मिल रही थी, लेकिन जो ही इसका रेट मुझे मिला मैंने बेच देना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड हमेशा हम लोग भी करते हैं कि आप वेरिएबल ले लो, क्योंकि उस पर पेनल्टीज नहीं पड़ती। तो आपका कमिटमेंट नहीं है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए आप कमिटेड होकर आप पे करो। तो जब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपने खुद रहना है या आपने वो इन्वेस्टमेंट लिया कि आपको पता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम 5-6 ईयर 10 ईयर के लिए आप रख सकते हो, तो वहाँ भी हम लोग कहते हैं कि आप फिक्स ले लो। जो आपने कहा कि जोन, जैसे कि अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हाई राइज बिल्डिंग, जैसे हाई राइज बिल्डिंग अगर मैं दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब ओंटारियो में 2-3 बड़े शहर हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सेफ है, जैसे हॉर्स शू है एरिया, हॉर्स शू जो है वो ओशवा से लेके GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया, हैमिल्टन, नियाग्रा फॉल्स तक जाता है, ये बहुत सेफ है जोन। ऑटवा का एरिया जो है कैपिटल है वो बहुत सेफ है, मॉन्ट्रियल इटसेल्फ बहुत सेफ है, वैंकूवर, कैलगरी बहुत सेफ है। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पर सिटीज़ हैं जहाँ पे है, लेकिन हर सिटी के अंदर फिर आगे जोन्स हैं। सर, ये आप अनसेफ की डेफिनेशन कैसे करते हैं?
अनसेफ की ये होती है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही होती, क्योंकि कनाडा जो होता है 3.5 लाख न्यू इमिग्रेंट्स एवरी ईयर यहाँ पे आते हैं, तो वो इन बड़े सिटीज़ में आते हैं, यहाँ पे जॉब कैपेसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है। अब इसके बाद जो कनाडा आपको पता है दुनिया का लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है, और पॉपुलेशन सिर्फ इनकी 34 मिलियन है, यानी कराची के बराबर पॉपुलेशन है हमारी सारी। तो इस 3.5 करोड़ तो पॉपुलेशन है हमारी। तो यहाँ पर ये होता है कि वो जब आप छोटे एरियाज में चले जाते हो तो वहाँ पे फिर आप उस दूसरे तरीके से जाओ कि अगर आपने एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो वहाँ पे आप 1000 एकड़ 2000 एकड़ ज़मीन ले लो, 500 एकड़ ज़मीन ले लो, आप वहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो तो वो आपके लिए सेफ है क्योंकि आपने एग्रीकल्चर है। तो वो एग्रीकल्चर के लिए तो वो वाला एरिया सेफ है, लेकिन एग्रीकल्चर वहाँ पे अगर से वो ले रहा है कि वो उसने $1 मिलियन की 1000 एकड़ ज़मीन ले ली है, तो यहाँ पे तो $1 मिलियन का उसको 5 मरले का लॉट भी नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंडिंग ऑन है कि नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल एरियाज में आ जाते हो तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल जो जोनिंग है, अब इंडस्ट्रियल को हम ये जो इंडस्ट्री है वो ये नहीं है कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, यहाँ पे असेंबली प्लांट लगाना है। यहाँ पे कमर्शियल से मरा ये है कि आपने प्लाजा ले लिया, आपने मॉल ले लिया, आपने ऐसी जगह ले ली जहाँ पे 3, 4, 5, 6 शॉप्स हैं, या ऐसी जगह ले ली जहाँ पे कोई ना कोई ए लैंडर टाइप वहाँ पे टेनेंट बैठा हुआ है, जैसे कॉफ़ी या बैंक्स या मेडिकल प्लाजा ले लिया या ऑटो प्लाजा ले लिया। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो कि इन मेन एरियाज के अंदर जहाँ पे उनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वो चल रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, और इस वजह से वो बहुत सेफ जोन होता है कि हमेशा इन प्रॉपर्टीज़ की विद इन सिटी इनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से हाई हो रही होती है। तो अब जैसे हॉर्स शो एरिया मैंने अभी बताया था ओंटारियो में या GTA के एरिया में या ऑटवा के एरिया, तो अब इनका ये एरिया ऑलमोस्ट पैक हो गए हैं। तो जैसे अब लाहौर बहुत बढ़ गया है, जी सही बात। तो इसी तरह हाँ थोड़ा सा यहाँ से एक घंटे की टेबल हो जाती हैं जी। ठीक है, राइट सर। मैं 2-3 चीज़ें हसीब साहब आपसे और जानना चाहता हूँ, ये कि रियल स्टेट के साथ साथ क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है वो पैरेलली चल रहा है? यानी जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में है कि आप कुछ लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो उसका स्कोप कैसा है? और फिर ये कि लोग रियल स्टेट के मुकाबले में यानी बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में रियल स्टेट के बिज़नेस को कैसे रेट करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इन चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुश आमदीद। अमरीन साहबा, मुझे जो सवाल मैं छोड़ के गया था और बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल होगा, इसके बारे में हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा कि अगर कोई शख्स प्लान लेता है मॉर्गेज का और वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता किसी भी वजह से, कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की उसकी सोर्स ऑफ इनकम में एक हर्डल आ जाती है, किसी की जॉब नहीं रहती, किसी को नुकसान हो जाता है, और तो फिर बैंक उसके साथ क्या करता है, या वो इदारा जहां से उसने लोन लिया हुआ है उसकी इस प्रॉपर्टी की असेसमेंट कैसे होती है, वो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से उसको डील किया जाता है? जी, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग स्पेशली आजकल कोविड की वजह से जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी मॉर्गेज की पेमेंट जो है वो कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे बड़ी बात जो है कि मॉर्गेज जो है ये बेसिकली एक कर्जा है, ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको देनी ही है। जी, जब आप घर लेते हैं कोई भी आपको मॉर्गेज, क्योंकि बैंक से या इन्वेस्टमेंट कंपनी से आपने दी है, तो इस सूरत में कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो एक महीने के बाद आपको नोटिस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका घर जो है, बैंक को राइट है कि वो आपका घर जो है या आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको पावर ऑफ सेल या फोरक्लोजर हम उसे कहते हैं कि उस पर वो ले जा सकता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आप जो है हर महीने जो है मॉर्गेज की जो है अदा करते रहें, क्योंकि ये आपकी एक लायबिलिटी है। जब आप जी, कोई भी शख्स ज़ाहिर है नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी को बैंक बेच दे और उसको नुकसान हो जाए, वो कोई भी इस नीयत से नहीं ख़रीदता प्रॉपर्टी। वो अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इस तरह से हो जाता तो ही होता होगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि उसकी प्रॉपर्टी की असेसमेंट किस तरह से होती है, और क्या फिर उसको जो पेमेंट वो कर चुका है वो एग्जैक्ट वही अमाउंट उसको वापस कर दी जाती है, जो उस बैंक को इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो वापस नहीं किया जाता, वो किस तरह से होती है वापस?
जी जी उसका ये होता है कि मैं इसका जवाब मैं हसीब साहब 1 मिनट में आता हूँ आपके पास भी जी वो घर जब पावर ऑफ सेल पे जाता है तो उसकी मॉर्गेज की जो भी लायबिलिटी होती है उससे वो उसको काट के और इसके अलावा उसके अगर जो पेनल्टीज पड़ती हैं उन सबको काट के अगर कुछ जो बच जाएगा ठीक है। वो जो है चलें हसीब साहब आप भी ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? हाँ जी, वो ये होता है कि जब जैसे ये पावर ऑफ सेल पे घर चला जाता है तो पावर ऑफ सेल का मतलब होता है कि जो आपने एक प्रॉपर्टी लिया $1 मिलियन की और आज उसकी कीमत होगी 1.3 मिलियन, तो आपने उसमें डाउन पेमेंट दिया था 20%, तो वो आपने $200,000 एट द टाइम ऑफ परचेज दिया था और आपने वो आपकी इक्विटी इस वक्त $100,000 की जनरेट हो चुकी है, यानी आपका $300,000 ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है अगर वो मिलियन का भी बिके। लेकिन पावर ऑफ सेल में क्या होता है कि जब वो चला जाता है तो फिर वो क्योंकि लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, कलेक्शन कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो जब बिकता है तो ऐसा वो घर होता है वो फिर मार्केट से बहुत कम प्राइस पे बिकते हैं और बिकने के बाद वो लीगल लाइबिलिटीज, बैंक की तमाम लाइबिलिटीज और जो कमीशंस और देने के बाद जो बच जाता है फिर वो क्लाइंट को वापस देते हैं। तो अगर वो खुद बेच देता तो उसको शायद 3 लाख मिल जाए, लेकिन अगर वो पावर ऑफ सेल पे चला जाए तो शायद उसको 2 लाख भी ना मिलता हो। तो लेकिन उसमें हसीब साहब ये भी तो होता है ना, फर्ज करिए एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें एक शख्स ने एक घर खरीदा और वो घर जो है वो 4 साल के बाद सपोज वो आखिर में जाके वो लायबिलिटी पे करने के काबिल नहीं रहा, तो उसके एक प्रॉफिट भी ऐड हो चुका होगा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। वो जो प्रॉफिट है क्या उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर इस शख्स को मिलता है जिसका घर बेचा जा रहा है, या वो सारा शेयर बैंक ले जाए, या वो प्रॉफिट सारा बैंक ले जाएगा उसका शेयर? नहीं, वो सेल प्राइस माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, हाँ जी, अब वो लाइबिलिटी से ये बैंक भी है, वकील भी है, वो सारा कुछ है, उसके बाद वो बकाया उसको पेमेंट मिल जाती है। लेकिन वो कभी भी इतनी नहीं मिली जितनी है वो, क्योंकि लॉयर के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब नुकसान ही नुकसान है, इसलिए आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी ही चाहिए और मैक्सिमम कोशिश ही होनी चाहिए कि आपको इस स्टेज पे ना जाना पड़े। मुझे ये समझ आई आप दोनों की बातों से। अच्छा, एक वो ये होता है कि जैसे हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो अब हमें अपडेट कर देते हैं मॉर्गेज के रेफरेंस से, जैसे अमरीन साहब हैं या मुझे खास तौर पे रियल एस्टेट, क्योंकि उन्होंने मुझसे अगर घर लिया वो अनएबल टू पे हैं तो मुझे कॉल करेंगे जी मेरी पेमेंट रुक रही है, मुझे बताओ क्या करना है। तो अब 1-1.5 साल पहले की बात है, यहाँ पे एक घर था तो उनका वो पावर ऑफ सेल पे जा रहा था घर, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते जी वो बेचना है। तो मैंने कहा अगर आप लूज करोगे, पावर ऑफ सेल पे चला गया, यू विल लूज मोर देन दिस मच मनी। तो अगर इस वक्त इसको $10,000 सस्ता बेच दोगे तो आपको मनी लूज नहीं करेंगे। तो हमने विद इन 10 डेज के अंदर घर बेच के उसकी क्लोजिंग करवा दी। तो इस तरीके से सारी पेमेंट उनको मिल गई, उन्होंने खुद लाइबिलिटीज पे की और अपने घर में अपना प्रॉफिट ले आए। ठीक है, राइट जी। तो बीइंग एज ए एक्टिव रियल्टर उस पोजीशन में आप रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें मैं 1-2 चीज़ें आपसे और जानना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, प्रोग्राम ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद। हसीब शेख साहब, मुझे ये बताइए कि रियल एस्टेट के बिजनेस को दूसरे जो कारोबार हैं उसके मुकाबले में लोग किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, बाकी कारोबार में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी बाकी कारोबारों के मुकाबलों में ये रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो किस नंबर पर आता है? कुछ आदाद शुमार हैं हमारे पास? हाँ जी, मैं अब आपका पहला सवाल जो था वो अधूरा रह गया था, वो कंस्ट्रक्शन के आपने हवाले से बात की थी। जनाब, रियल एस्टेट शुरू भी कंस्ट्रक्शन से होती है और ख़त्म भी कंस्ट्रक्शन से होती है। कोई भी चीज़ है, वो घर हो, प्लाजा हो, मॉल हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी चीज़ है वो कंस्ट्रक्शन लाजमो मलजूम हिस्सा है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं और उसकी हाईली डिमांड भी है, और इसलिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो सक्सेसफुल हैं वो ये कर रहे हैं कि वो लॉट्स लेते हैं या फ्लिप ओवर प्रॉपर्टीज़ करते हैं, वो खुद उसको बिल्ड करके कस्टमाइज होम बना के बेचते हैं, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो 99% कस्टमाइज हाउस है। यहाँ पे कस्टमाइज हाउस बनाना एक
यानी बड़ी बात होती है। जैसे पाकिस्तान में दर्जी हर जगह पे है, यहाँ पे दर्जी है ही नहीं। जब हम कपड़ा सिलवाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कितना पे किया है। तो ये जो आपने सवाल किया था कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट है जी, उसके लिए ये देखें जो है यहाँ पर बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी में आपको ये देखना होता है कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है ये सिटी से कितना दूर ले रहे हैं और किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, और सिटी के अंदर ले रहे हैं तो ये किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। इस तरह यहाँ पर ये हमेशा इसके ऊपर ग्रोथ रही है और रहती है। और कंपेयरिंग टू अदर प्रॉपर्टी बिजनेसेस, जैसे आप कोविड के टाइम में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बिजनेसेस बंद हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, यानी जिसमें होटल्स, मोटर्स और ये रेस्टोरेंट्स, ये सारा कुछ आता है, ये सब कुछ बंद हो गया है। और लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस बंद नहीं हुआ, रियल एस्टेट का बिजनेस वैसे ही चल रहा है। लोगों ने इस दौरान अपना जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और रियल एस्टेट किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। ये एक फिनोमिना है कि आप किसी भी मुल्क का आप देखोगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यही नहीं होता कि रियल एस्टेट में हम लोग घर ही बनाते हैं। रियल एस्टेट में लोग जो हैं वो ये सिटीज बना रहे हैं। तो आप देखोगे जी हाँ, आप इसके साथ बहुत सारी और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल जाती है, जो कहते हैं कि 72 इंडस्ट्रीज जो हैं और चल पड़ती हैं अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस एक्टिव है किसी कंट्री में तो। एग्जैक्टली, यू आर 100% राइट। ये वाली इंडस्ट्री, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये बैकबोन है। अब हमारे कनाडा में जो कनाडा की इंडस्ट्री है ये ऑपरेटेड बाय कनाडा CMHC से है, कि CMHC है कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये बेसिकली मॉर्गेज वाले भी अमरीन भी आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँ तो ये क्या होता है कि इस मार्केट में कनाडा की मार्केट में असद भाई सबसे बड़ी बात यह है कि फैब्रिकेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। वो इस तरह मैं बता रहा हूँ कि कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो क्या करती है, यहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है उसको मॉनिटर करती है। एक एग्जांपल है कि अगर मैंने एक घर लिया $1 मिलियन का और मैं कहूँ असद भाई आप तो मेरे कज़न हो, आप मेरे दोस्त हो, मैं कागज़ों में आपको ये 1.2 मिलियन का भेज देता हूँ, तो बैंक जो है वो 2 लाख में दे देगा। कल को आप अपने भाई को आगे वो 1.5 मिलियन का भेज दो तो वो आपको इस तरीके से $5 लाख उसमें से निकल आएगा। नहीं, कनाडा में ये नहीं होता। कनाडा जो है वो कनाडा हाउसिंग मॉर्गेज इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेशन है वो ये देखती है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये फैब्रिकेटेड प्राइसेस पे तो नहीं हो रही। इसीलिए आज पूरी दुनिया में रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस में है, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल बबल या चल रहा है, लेकिन कनाडा हाउसिंग मॉर्गेज कॉर्पोरेशन की वजह से कनाडा इज द बेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री क्रॉस द वर्ल्ड। और इसके लिए हम अपने बहन भाइयों को जो भी हमारे वहाँ पे अहबाब हैं या यहाँ पे हैं वो अगर ये करना चाहिए तो यहाँ पर आप कभी भी मनी लूज नहीं करोगे। मैंने अपनी 15 साल यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की लाइफ में मैंने आज तक एक यानी ये नहीं होगा कि जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा तो पता चला वो तो उसके तो 2-3 और भी पहले से ओनर हैं, 3 नामों पे रजिस्ट्रियाँ हुई हुई हैं, तो इस तरह के कोई जो यहाँ पाकिस्तान में होता है तो इस तरह का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं आप कह रहे हैं। 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। और जो दूसरा हम सेफ कह रहे थे वो प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से था कि आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ये आपके असेसमेंट पर डिपेंड करता है। मैं बहुत कुछ आज के प्रोग्राम से आप दोनों से सीख पाया हूँ और आई एम श्योर कि जितने लोग देखा है प्रोग्राम उन सब ने बहुत कुछ सीखा होगा इस बिज़नेस के हवाले से। और बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर घर लेना चाहते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी चाहें तो बहुत से जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सीख पाए होंगे। हसीब शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमरीन हिना आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।